जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पर। देखिएगा, आज जो है वह नवरात्र का प्रथम दिन है, तो आप सभी को सबसे पहले तो नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जो है इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा और हम लोग आशा करते हैं कि माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे और जितने भी मेहनती छात्र हैं उनको बहुत जल्दी माता रानी उनकी मंजिल तक पहुंचाएं। ठीक है, तो एक बार जो है सबसे पहले आप लोग जो है वह वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लिंक कॉपी करिएगा। आप लोग पहले तो वीडियो का लिंक कॉपी करिएगा और उसको शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को बिना देखे ही आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि कंटेंट जो मिलेगा ना आपको वो ज़बरदस्त मिलेगा। आप लोग खुद देखिएगा कि आप लोगों को कंटेंट वगैरह जो है आज मैंने और अच्छी चीज़ें बनाई हैं, बीच बीच में आप लोग देखिएगा और अच्छे से प्रश्न मैंने समाहित किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप लोग तैयार हैं तो रेडी लिखिएगा, फिर क्लास को जो है वह शुरू करते हैं। ठीक है, तो भैया एक बार वीडियो को पहले शेयर करिएगा। तैयार हैं सभी लोग? चलिए, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। बताइएगा। तो सबसे पहले तो किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, ये भी आप लोग बताइएगा। इसका आयोजन जो है वह कहाँ पर हुआ? तो देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान जो है वह महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ। और महाराष्ट्र को 56 गोल्ड के साथ, मतलब 56 स्वर्ण के साथ कुल कितने पदक मिले हैं? तो 161 पदक। 56 स्वर्ण के साथ 161 पदक मिले हैं। सेकंड स्थान पर कौन रहा है? हरियाणा रहा है, जिसको जो है वह 41 स्वर्ण के साथ में टोटल जो है वह 128 पदक मिले हैं। कितने मिले हैं? 128 पदक मिले हैं। और थर्ड स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। कौन रहा है? मध्य प्रदेश रहा है, जिसको 39 स्वर्ण पदक मिले हैं और कुल जो है इसको 96 पदक हासिल हुए। कितने? 96 पदक हासिल हुए हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो भोपाल में हुआ है। कहाँ पर हुआ भैया? भोपाल के अंदर इसका आयोजन हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च? बताइएगा कि विश्व जल दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, 21 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को जो है वह विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 23 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। सारे पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 24 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व टीबी दिवस, मतलब विश्व क्षय रोग दिवस। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस भी मनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसी के साथ में 22 मार्च को जो जल दिवस मनाया गया है, तो इसकी थीम क्या है? तो इस विश्व जल दिवस की 2023 की थीम क्या है? आप लोगों में से किसी को पता हो तो बताइएगा। तो त्वरित परिवर्तन। क्या है? त्वरित परिवर्तन जो है वह इसकी थीम है। और पहली बार 1993 में, पहली बार 1993 में विश्व जल दिवस मनाया गया था। विश्व जल दिवस मनाया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, हमने जल से संबंधित और भी आप लोगों के लिए प्रश्न लिए हैं जो कि आगे हैं। ठीक है, सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिएगा, पहला प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल वाटर एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया? बताइएगा आप लोग। बताइएगा कि भारत का पहला
डिजिटल वाटर एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलेगी, जो कि दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी? भारत की पहली वाटर टैक्सी कहाँ चली? जल दृष्टि @ 2047। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री सम्मेलन कहाँ पर हुआ? और राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ पर हुआ? चलिए, और साथ में ही जल शक्ति मंत्री कौन है भारत के, यह भी आप लोगों को बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए हैं। तो भारत का पहला डिजिटल वाटर एक्वेरियम जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेलवे कहाँ चलेगी? कोलकाता के अंदर। ठीक है। भारत की पहली वाटर टैक्सी कहाँ? मुंबई। ठीक है, भारत की पहली वाटर टैक्सी कहाँ? तो मुंबई में। जल दृष्टि @ 2047। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो मैंने आप लोगों को बताया था, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिएगा आप लोग, ये कहाँ पर हुआ है? मेघालय के अंदर। कहाँ पर हुआ है भैया? मेघालय के अंदर हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में मैंने एक प्रश्न और पूछा है आप लोगों से कि वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? बताइएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं वह कौन है? और देखिएगा, इसकी PDF जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप जो है वो पिन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसकी PDF जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। PDF जो है बाकायदा आप लोगों को जो भी आंसर मैं यहाँ लिखा रहा हूँ सारी चीज़ें आपको विद स्क्रीन से मिल जाएंगी वहाँ पर। ठीक है। हाँ, तो भारत के बताइएगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 85, 90, 83 या 93? बताइएगा। तो देखिएगा, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या होना चाहिए। और भैया अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा नंबर है? 85वां नंबर है। ठीक है। अच्छा, इसमें पहला नंबर किसका है? तो सब विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट जो है वो जापान का है। किसका है? जापान का है। अगर आपसे दूसरा नंबर पूछ लिया जाए किसका है, तो सिंगापुर का है। दूसरे स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर जो है वो साउथ कोरिया है। कौन सा देश है? साउथ कोरिया है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए जो भारत के पड़ोसी देश हैं, हो सकता है कि उनकी भी रैंकिंग पूछ ली जाए, जैसे कि भूटान की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो भूटान जो है वो 90वें स्थान पर है। ठीक है। चीन जो है वो 66वें स्थान पर है। चीन का कौन सा स्थान है? 66। आपसे बांग्लादेश का पूछ सकता है, तो बांग्लादेश जो है वो 101वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 101वें। पाकिस्तान जो है वो अंतिम से चौथे स्थान पर है। ठीक है। और सबसे अंतिम स्थान जो है वो किसका है इसमें? तो अफगानिस्तान का है। किसका है भैया? अफगानिस्तान सबसे अंतिम। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है आप लोगों से। तो सही आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एनटीपीसी लिमिटेड, ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण योजना कहाँ प्रारंभ की? सूरत, इंदौर, नोएडा या मुंबई? बताइएगा कि एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा जो है वह भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण योजना जो है वो कहाँ प्रारंभ की है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए चौथे प्रश्न का? जल्दी से बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। और देखिएगा, बहुत अधिक समय नहीं है एमटीएस वाले। और देखिएगा, एसएससी सिलेक्शन फेज की भी वैकेंसी आई हुई है, तो अगर किसी को एसएससी सिलेक्शन फेज की वैकेंसी में फॉर्म डालना है तो वह डाल सकता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सूरत। क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। सूरत में का एक स्थान है कवास। कहाँ पर? सूरत के कवास में जो है पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण योजना प्रारंभ की गई है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए सूरत किस नदी के तट पर है? तो ताप्ती नदी। किसके? ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, कल ही मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं
कि वर्षा मापक यंत्र कौन सा होता है, गैसों का दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यंत्र कौन सा है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है, पौधों में वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है, और दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है। जल्दी से बताइएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। तो वर्षा मापक यंत्र मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था, यूडोमीटर। क्या बताया था, यूडोमीटर बताया था ना। और यूडोमीटर के साथ में एक और होता है जिसका नाम क्या था, रेन गेज। क्या नाम था बच्चा, रेन गेज। मैंने आपको बताया था गैसों का दाब मापने वाला यंत्र कौन सा था, तो मैंने आपको बताया था मैनोमीटर। क्या नाम था उसका, मैनोमीटर। ठीक है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीग्राफ। क्या कहते हैं बच्चा, पॉलीग्राफ। साथ साथ बोलते जाइएगा। विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यंत्र कौन सा था, ओम मीटर। कौन सा था बच्चा, ओम मीटर। ठीक है। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है, फेदोमीटर। ठीक है, कौन सा है बच्चा, फेदोमीटर। पौधों में वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है, तो केस्कोग्राफ। कौन सा है, केस्कोग्राफ है। ठीक है। और दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो लैक्टोमीटर है। कौन सा है बच्चा, लैक्टोमीटर है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। देखिएगा इसी तरीके से अब क्लास जब हम अगली कराएंगे तो उसमें पीछे के क्वेश्चन बीच बीच में पूरे एक साथ डालते हुए हम लोग चलेंगे, तो जिससे क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन भी अच्छे से होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में 382 मेगावाट सुन्नी जल विद्युत परियोजना की मंजूरी प्रदान की गई, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का पांचवें प्रश्न का क्या होना चाहिए कि कौन सा राज्य है जिसमें 382 मेगावाट की सुन्नी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो देखिएगा सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अच्छा, नीचे दो प्रश्न दे रखे हैं कि भारत में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है और सबसे कम नगरीकृत राज्य जो है, या दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे आप लोगों के, हिमाचल प्रदेश ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का शहर है शिमला। कौन सा है, शिमला है, जिसमें क्या है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है और यहाँ की राजधानी भी यही है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ के राज्यपाल और सीएम जो है वो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है हमारा कि 3 दिवसीय जोनबिल मेला भारत के किस राज्य में लगता है। बताइएगा। नागालैंड, मणिपुर, असम या मेघालय में। तो पहली बात तो आप लोग चारों राज्यों की राजधानी भी लिखिएगा और साथ में जो है ये भी बताइएगा कि 3 दिवसीय जोनबिल मेला जो है वो भारत के किस राज्य में लगता है। देखिएगा, अभी तक आप लोग पढ़े होंगे शायद, जोनबिल मेला आप लोगों के लिए बिल्कुल नया आ गया होगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम में जो है वह जोनबिल मेला लगता है। अच्छा, असम में और कौन सा होता है, तो देखिएगा एक होता है यहाँ पर बिहू महोत्सव। क्या होता है, बिहू महोत्सव होता है। अम्बुबाची मेला होता है और राजधानी लिखिएगा सभी लोग आप लोग, अम्बुबाची मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है। और कौन सा होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर रजनी गबरा महोत्सव होता है। ठीक है, रजनी गबरा होता है। और यहाँ पर देहिंग पटकई महोत्सव होता है। कौन सा होता है, देहिंग पटकई महोत्सव। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो राजधानी क्या हो जाएगी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, असम की राजधानी दिसपुर और मेघालय की राजधानी शिलांग हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, चार्ल्स मैटकॉफ या लॉर्ड ऑकलैंड। बताइएगा। देखिएगा, किस गवर्नर जनरल को जो है बस समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। 7वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। और अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो भैया लाइक वगैरह कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अपने जितने ग्रुप हैं, जितने मित्र हैं, सबको अधिक से अधिक जोड़िएगा और शेयर जरूर करो महाराज। ठीक है,
और बाकी मैंने एक एसएससी जीडी के ऊपर अभी एक वीडियो डाली है, तो आप लोग जो है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि जिनके भी अगर उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग नंबर वगैरह बन रहे हैं तो बस सभी लोग अच्छे से मेहनत करिएगा फिजिकल के लिए। तो देखिएगा, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है वो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, क्योंकि समाचार पत्र के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगे थे इसको इसने हटा दिया था, इस वजह से इसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिएगा, विलियम बेंटिक जो था, तो देखिएगा ये तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। और इसने क्या किया था, जल्दी से बताइएगा। इसने सती प्रथा का अंत किया था। क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। इसने ठगी प्रथा का अंत किया था, मतलब रोक लगाई थी, ठीक है, ठगी प्रथा पर रोक लगाई थी। इसने नरबली पर रोक लगाई थी। किस पर? नरबली पर रोक लगाई थी। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। अब देखिएगा, आगे है हमारा कॉर्नवालिस। तो देखिएगा, कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिविल सेवा का जनक। क्या कहा जाता है बच्चा? सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और इसी के शासनकाल में जो होता है, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना होती है। किसकी? रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना होती है, ठीक है। जो लॉर्ड ऑकलैंड है, इसके शासनकाल में क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तो जो लॉर्ड ऑकलैंड होता है, इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है, और इसका टाइम पीरियड क्या है ये आप लोग लिखेंगे, ठीक है। और इसके साथ में ही लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही शिक्षा का अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत, ठीक है। किसके शासनकाल में आया? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑकलैंड हो जाएगा। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहते हैं हम लोग? तो मेटकॉफ को कहते हैं, ठीक है। चलिए, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि बिशन दास नामक चित्रकार किस मुगल बादशाह के दरबार में रहता था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। बताइएगा। तो देखिएगा, बिशन दास जो है, पहली बात तो चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता था? ये भी बताइएगा। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, ठीक है। तो देखिएगा, बिशन दास नामक जो चित्रकार है वो जहांगीर के दरबार में रहता था। किसके? जहांगीर के दरबार में रहता था। और चित्रकला का स्वर्ण युग भी किसको कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। किसके? जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में जो है और भी चित्रकार रहते थे जिनका नाम था, तो जहांगीर के दरबार में जो है वह और कौन रहता था? तो एक रहता था उस्ताद मंसूर। कौन रहता था? उस्ताद मंसूर रहता था। तो एक उस्ताद मंसूर रहता था, साथ में ही अबुल हसन रहता था। कौन रहता था? अबुल हसन रहता था, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, हुमायूं के दरबार में भी जो है वह 2 चित्रकार रहते थे। एक का नाम था मीर सैयद। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक का नाम क्या था? मीर सैयद अली, ठीक है। और एक का नाम था अब्दू समद, ठीक है। शाहजहां के दरबार में भी रहते थे जिनका नाम था फ़कीर उल्ला। ये सारे चित्रकार हैं, ठीक है। क्या नाम था? फ़कीर उल्ला और मीर हाशिम। अकबर के दरबार में भी रहते थे। अकबर के दरबार के चित्रकार थे। एक का नाम था दशवंत और एक का नाम था बसावन। क्या नाम था? बसावन। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को, ठीक है। किसके? शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। बाकी बिशन दास जो था वो किसके चित्रकार रहता था? जहांगीर के, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानचित्र का पिता किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहेम, जेम्स रेनल, टॉलमी या हिकेटियस। इसके साथ में ही दो प्रश्न नीचे हैं कि प्रथम पृथ्वी मानव मापनकर्ता कौन था और आधुनिक खगोलिकी का पिता किसको कहा जाता है। शायद ये भारतीय मानचित्र का पिता वाला प्रश्न जो है या पहली बार आप लोग देख रहे होंगे या देखा होगा तो याद भी नहीं होगा, बाकी आप लोग तुक्का मार दें वो अलग बात है। तो देखिएगा, भारतीय मानचित्र का भारतीय मानचित्र का पिता किसको कहा जाता है? जेम्स रेनल को कहा जाता है। किसको बच्चा? जेम्स रेनल को कहा जाता है। और जो मार्टिन बेहम है इनको विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता। ठीक है, विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। और जो टॉलमी थे इनको मानचित्र कला का पिता कहा जाता है। मानचित्र कला का पिता कहा जाता है। और जो आपके हिकेटियस हैं इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में जो दो और हैं कि प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता कौन था और आधुनिक खगोलिकी का पिता किसको कहा जाता है। अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। तो देखिएगा, प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता जो थे वो इरेटोस्थनीज थे। कौन थे? इरेटोस्थनीज थे। इसके साथ में ही बच्चा जो आधुनिक खगोलिकी का पिता जो है वो निकोलस कॉपरनिकस को कहा जाता है। किसको? निकोलस कॉपरनिकस को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो भारतीय मानचित्र का पिता किसको कहा जाता है? जेम्स रेनल को कहा जाता है। 10वां प्रश्न है कि हलवा जनजाति का निवास है। अब हलवा खाने वाला मत समझिएगा। अंडमान निकोबार, झारखंड, राजस्थान या छत्तीसगढ़। बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का 10वें प्रश्न का क्या होना चाहिए, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग बताइएगा कंटेंट वगैरह जो है वो कैसा लग रहा है। तो हलवा जनजाति का निवास स्थान जो है वह क्या हो जाएगा सही आंसर? तो हलवा जनजाति जो है वह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में निवास करती है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में। ठीक है, अच्छा, यह जनजाति के लोग जो हैं वो अधिकतर कैसी भाषा बोलते हैं? मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ में ही यह लोग जो हैं वह क्या होते हैं? कृषक होते हैं, मतलब खेती पाती करते हैं या कृषक समाज से संबंधित हैं। ठीक है, अंडमान में कौन सी जनजाति रहती है आप लोग बताइएगा। तो एक जनजाति रहती है सोमपेन। कौन सी? एक रहती है सोमपेन। एक यहाँ पर ओंगे जनजाति रहती है। कौन सी? ओंगे। एक यहाँ पर जारवा जनजाति रहती है। कई बार मैंने इसके बारे में तो आप लोगों से बोलता ही रहता हूँ कि हुलू लुलू करेंगे चल के। एक यहाँ पर सेंटिनली। ठीक है, यह जनजाति भी निवास करती है। झारखंड में तो देखिएगा, झारखंड में संथाल जनजाति निवास करती है। कौन सी निवास करती है बच्चा? संथाल करती है। यहीं पर कोरवा जनजाति रहती है। कौन सी? कोरवा रहती है। यहाँ पर असुर जनजाति निवास करती है। असुर। और यहीं पर उरांब जनजाति। कौन सी? उरांब जनजाति भी निवास करती है। राजस्थान में बच्चा कौन सी है? तो देखिएगा, राजस्थान में एक तो मीणा जनजाति है। ठीक है, सासी जनजाति है। एक यहाँ पर है गरासिया जनजाति है और भील जनजाति है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हलवा जनजाति जो है वह छत्तीसगढ़ में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला कहाँ से रखी? मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने 18 दिसंबर 2021 को, कब? 18 दिसंबर 2021 को गंगा एक्सप्रेस वे की जो आधारशिला है वह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से रखी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से रखी। और यह एक्सप्रेस वे जो होगा वो कितने लेन का होगा?
6 लेन का होगा। कितने? 6 लेन का होगा। और इसकी लंबाई कुल कितनी होगी? तो इसकी लंबाई जो है वह 594 किलोमीटर। कितनी है? 594 किलोमीटर है। और यह मेरठ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? मेरठ से प्रयागराज तक। कहाँ तक जाएगा बच्चा? मेरठ से प्रयागराज तक। और मेरठ के जो है वह बिजौली गांव से प्रयागराज के जो है वह जुडापुर दाडू गांव तक यह जाएगा। और रास्ते में कितने ज़िले पड़ेंगे? तो यह 12 ज़िलों से होकर गुजरेगा। कितने? 12 ज़िलों से। ठीक है। अब ये 12 ज़िले कौन कौन से हैं ये आप लोगों को होमवर्क का प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को वीडियो खत्म हो जाने के बाद में लिखना है कि गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो 12 ज़िलों से गुजरेगा, तो वो 12 ज़िले कौन कौन से हैं। देखो, एक तो आपको पता लग गया मेरठ, दूसरा प्रयागराज और तीसरा शाहजहाँपुर। तो 3 ज़िले तो आपको ये पता ही है। बाकी जो बचे हैं 9 ज़िले वो भी आप लोग लिखिएगा। ठीक है। तो 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा कि पास्कल इकाई है दाब की, विद्युत धारिता की, आवृत्ति की या ऊष्मा की। बताइएगा। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की है, विद्युत धारिता की है, आवृत्ति की है या ऊष्मा की है। जल्दी से बताइएगा। इस 12वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। ठीक है। सबको पता है कि पास्कल जो है वह दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। ठीक है। विद्युत धारिता की इकाई का क्या नाम है? तो फैराडे है। क्या है? फैराडे है। आवृत्ति जो है उसकी मात्रा बताइएगा, मात्रक बताइएगा, इकाई क्या हो जाएगी, और ऊष्मा की बताइएगा। तो आवृत्ति हम लोग किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। ठीक है। और ऊष्मा किसको मापते हैं? तो जूल में। ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, कुछ मैंने और लिए हैं मात्रक जिनकी आप लोगों की इकाई बतानी है। ठीक है। ध्वनि तीव्रता, ताप, विभवांतर, बल, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, विद्युत प्रतिरोध या लेंस की क्षमता। बताइएगा। सभी के आप लोग जो है जिनके जिनके पता हो आप लोग बता दीजिएगा, कोई आफत ऐसी नहीं है। ठीक है। तो देखिएगा, सबको पता होगा ध्वनि तीव्रता की मात्रक क्या है? तो डेसिबल है। क्या है बच्चा? डेसिबल है। ताप का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। ज्योति तीव्रता जो है इसका मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है। और ज्योति फ्लक्स जो है इसका मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन है। अब ये अपनी कोचिंग वाली ज्योति मत समझ लेना। ठीक है। और विद्युत प्रतिरोध जो है इसका मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ठीक है। और लेंस की क्षमता हम लोग किस में मापते हैं ये बताइएगा जल्दी से। लेंस की क्षमता जो है किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। किस में? डायोप्टर में मापी जाती है। ठीक है। तो ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल, ताप की केल्विन, विभवांतर की वोल्ट, बल का न्यूटन, ज्योति तीव्रता कैंडला, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, विद्युत प्रतिरोध ओम और लेंस की क्षमता डायोप्टर में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है हृदय, त्वचा, हाथ या मस्तिष्क। बताइएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, मानव शरीर जो है इसका सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है। कौन सा होता है? त्वचा होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग, सबसे बिजी कौन रहेगा बताओ? कौन रहता है भैया? हृदय रहता है। ठीक है। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। कौन सा? तुम्हारा दिल। कहीं किसी को दे देते हो, ठीक है, कहीं किसी के चक्कर में तुम्हारा धक धक करने लगता है, कहीं लगता नहीं है, ठीक है, कहीं दर्द उठने लगता है, तो ये सब क्या है? बेचारा बहुत काम होते हैं ना उसको,
और कहीं कहीं दो तीन तीन जगह लगाना पड़ता है, तो बेचारा बड़ा बिजी रहता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मानव शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग है वो कौन सा है बच्चा? हृदय है। ठीक है, देखा होगा कई लोग चार चार पाँच पाँच जगह लगाते हैं, तो चार पाँच पाँच जगह भाई उसके लिए समय देना पड़ता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिएगा, मानव शरीर से ही संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, और मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होता है। चलिए बताइएगा। नॉर्मल से प्रश्न है और सभी लोग जो है इनके आंसर करिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कहाँ होती है? पैर में मतलब जांघ में होती है, जिसका नाम क्या है? फीमर। क्या नाम होता है बच्चा? फीमर नाम होता है। सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान में पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है? स्टेपिस। क्या होता है बच्चा? स्टेपिस होता है। सबसे बड़ी मानव शरीर की ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। क्या है? यकृत मतलब लीवर है। ठीक है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि है। कौन सी है बच्चा? थायराइड है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरॉन होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। और मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? अधिकतम 120 और न्यूनतम 80। ठीक है, ये होता है इसका रक्तचाप। अच्छा, हम लोग जो है ब्लड प्रेशर जो है उसको किसके द्वारा मापते हैं? ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मापा जाता है? तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ब्लड प्रेशर जो है वह किसके द्वारा मापा जाता है? तो स्फिग्नोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? स्फिग्नोमीटर के द्वारा जो है वह ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन? बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, अभी तक जो भी लाइक नहीं किए हैं वह लाइक भी कर दीजिएगा। और लास्ट में जो अंतिम प्रश्न है ना, कुछ मैंने वन लाइनर प्रश्न लिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो कोई भी क्लास छोड़कर मत जाइएगा, बिल्कुल अंतिम तक जुड़िएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन के तहत। किसके द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन के तहत जो है वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? मतदान की आयु जो है, ठीक है, मतदान की आयु घटाकर कितनी कर दी गई? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कितनी? 18। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या किया गया? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसी के तहत क्या आया? दल बदल कानून आया। क्या आया बच्चा? दल बदल कानून आया। 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या हुआ? पंचायती राज। किसका? पंचायती राज से संबंधित है। और क्या हुआ? इसको भाग 9 में पंचायतों को जोड़ा गया। किसमें? भाग 9 में जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश? बताइएगा। तो देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को जो है बस शपथ कौन दिलाएगा? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, अगर पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अगर यहीं पर प्रश्न हो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी किसको देगा, तो राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति जो है इसको शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है इसको यह शपथ ग्रहण नहीं करता है इसको, लेकिन यह अपना त्यागपत्र जो है वह लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, आज जो है मैंने कुछ नई चीज़ें और ऐड की हैं कि फटाफट रिवीजन, वन लाइनर कुछ प्रश्न होंगे हमारे जो कि जलेबी जैसे प्रश्न होंगे, देखने में तो इजी लेकिन पूरे घूमे फिरे। ठीक है, तो इनके आंसर जो है आप लोगों को जल्दी जल्दी से करने हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वह पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, लगभग 10-12 प्रश्न होंगे। बताइएगा कि काइंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना जो है वो कहाँ की गई है। तो मैंने आप लोगों को बताया था। फिर आगे, भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ, पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत कहाँ हुई है, और पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव जो है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो देखिएगा, काइंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना जो है वो कहाँ पर हुई है, उत्तराखंड में। कहाँ पर, और उत्तराखंड के कहाँ पर, टेहरी, उत्तराखंड के टेहरी में। ठीक है, भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन बच्चा कहाँ पर हुआ है, केरल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, केरल में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत जो है वह किस राज्य ने की है, बताइएगा। तो यह शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात राज्य है। और भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो यह भी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। कौन सा, केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चा, केरल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्रश्न कि हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई। दूसरा प्रश्न है कि आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का 20वां देश कौन सा बन गया है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तथा अगला प्रश्न है कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। सभी लोग बताइएगा। अच्छा, तो देखिएगा, हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है, तो भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश जो है वह भारत का पड़ोसी देश, इसमें जो है वो पहली बार मेट्रो सेवा शुरू की गई है। और अभी हमने इसके साथ में बांग्लादेश के साथ में फ्रेंडशिप पाइपलाइन की भी शुरुआत की है। आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का 20वां देश कौन सा बन गया है, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्रोएशिया। कौन सा बन गया है बच्चा, क्रोएशिया बन गया है। ठीक है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के लिए, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लीलावती पुस्तक जो है, पहली बात तो लीलावती किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो गणित विषय की पुस्तक है। किसकी है, गणित विषय की पुस्तक है। और इसको जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो भास्कर द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा, भास्कर द्वितीय के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ प्रश्न। अब 3 प्रश्न और बचे हैं कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, और पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों के क्या होने चाहिए कि 1000 दिनारी, गंगा सागर मेला और पादप। ये सारे प्रश्न जो हैं वो वन लाइनर थे लेकिन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इतना डाटा एक साथ में 30-35 मिनट की क्लास में मिल रहा है तो इनफ है। ठीक है, इसके साथ में अगर PDF चाहते हैं तो इसकी PDF विद आंसर जो है आप लोगों को एक एक चीज़ जो लिखाई है तो वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप लोग लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो देखिएगा, 1000 दिनारी किसको कहा जाता था, मलिक काफूर को, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1000 दिनार में खरीदा था। गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर बच्चा लगता है, पश्चिम बंगाल में। और पादप कोशिका भित्ति जो है वह किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिएगा, कुछ प्रश्न जो हैं वह होमवर्क के हैं कि शिपकीला दर्रा कहाँ पर है, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, नाथुला दर्रा कहाँ पर है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तुजू दर्रा कहाँ पर है, यांग्याप दर्रा कहाँ पर है, दिफू दर्रा, बोमडिला दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कल मैंने आप लोगों से कुछ राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पूछे थे, सिर्फ एक लोगों ने आंसर किए थे, वो भी पूजा। किसने आंसर किए थे कल, पूजा ने आंसर किए थे। तो भाई पूजा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से बेटा मेहनत करते रहो, आगे भी बढ़ते रहो। ठीक है, क्योंकि देखिएगा यही आप लोगों की मेहनत जो है ना, क्योंकि आपको बहुत आगे ले जाएगी। जब आप प्रश्न सर्च करते हो ना, तो प्रश्न सर्च करने से खुद में जो है
और 2-4 प्रश्न जो होते हैं वो और मिल जाते हैं, और जो चीज़ खुद से सर्च करेंगे वो हमेशा याद रहती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो भैया कल जो है वो पूजा ने आंसर किए थे। बाकी आज उम्मीद कर रहे हैं कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर भी करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर देंगे, और सभी लोग जो है इन प्रश्नों के आंसर भी देंगे। बाकी मैंने एक प्रश्न और आप लोगों से पूछा था कि गंगा एक्सप्रेस वे से संबंधित जिले, ठीक है, 12 जिले थे, और वो 12 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, ये वाले भी आप लोग 12 जिले लिखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों पर माता रानी की कृपा बनी रहे। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।